नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। तो चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकाश पर्व के मौके पर आज देहरादून के रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका और इस पावन अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इस पवित्र दिवस पर पीएम ने उनके साहिबजादों के बलिदान दिवस 26 दिसंबर का नाम वीर बाल दिवस रखा और मैं इसके लिए पीएम का धन्यवाद करता हूं। आज प्रकाश पर्व पर मैं सभी को बधाई देता हूं। इस प्रकाश पर्व को हमारे पूरे प्रदेश में अलग अलग गुरुद्वारा सभाओं में जाके गुरुद्वारा साहब में सभी ने प्रकाश पर्व मनाया है। और चूँकि महामारी का समय है, कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से इस समय फैली हुई है, मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि हमें अपने जितने भी आयोजन हैं, जितने प्रकार की जो भी हमारे आने वाले त्यौहार हैं, उनमें भी सभी लोगों को बहुत सावधानी के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ, जान माल की सुरक्षा रखनी है। जो हमारे प्रोटोकॉल हैं, कोरोना के स्वास्थ्य विभाग के जो नियम हैं, उन सभी का पालन करना है और कोशिश करनी। चूँकि अभी चुनाव भी लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है, उसमें भी हमें पूरी तरह से जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना है, उनके निर्देशों के अनुरूप में काम करना है। क्योंकि दोनों काम महत्वपूर्ण हैं, जीवन की रक्षा भी जरूरी है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सब के सामने एक रास्ता रखा, एक मार्गदर्शन रखा और उन्होंने कहा कि हमेशा शक्ति होनी चाहिए और शक्ति के साथ साथ संगठन होना चाहिए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाँस तुड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहा हूँ। और आज उनके इस पवित्र दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी 26 दिसंबर को, जिस दिन उनके साहबजादों का बलिदान दिवस है, उस दिवस को बाल वीरता दिवस के रूप में उस दिवस का नाम रखा है। मैं वीर दिवस का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश ऐसे गुरु हुए, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत हुए, जिन्होंने हमको ये सिखाया और दिखाया कि 2 प्रकार की चीज़ें इस दुनिया के अंदर 2 प्रकार की ताकतें होती, कलम की ताकत और तलवार की ताकत, दोनों का मिश्रण कहीं पाया जाता है। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में पाया गया, उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। मैं आज के दिवस पर पुनः उनको नमन करते हुए सभी को प्रकाश पर्व की बहुत बधाई देता हूं और उनके बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हुए हम सब उसी मार्ग पर आगे। तो वहीं ऋषिकेश के गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया और पूरे गुरुद्वारा परिसर को गुब्बारों और लाइटों से सजाया गया। सुबह से ही दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। तो वहीं देर शाम तक गुरु का अटूट लंगर भी चलता रहा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई समेत शहर के कई जनप्रतिनिधि भी दरबार साहिब में हाजिरी लगाने पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें कि सभी ने गुरु घर में कोरोना के बढ़ रहे कहर को कम करने के लिए प्रार्थना की और 7 दिसंबर से शुरू हुई गुरु ग्रंथ साहिब की अखंड पाठ का भी आज समापन हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि देर शाम तक चले धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथा, गुरुवाणी, कीर्तन का श्रवण श्रद्धालुओं ने किया। इस बार भी कोविड की काफ़ी प्रकोप है, लेकिन उसके बावजूद संगत बहुत उत्साहित है और धीरे धीरे करके सारे ही, मेरे ख्याल कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना श्रद्धा सुमन नहीं देने आया यहाँ पर। और प्रकाशोत्सव एक ऐसा होता है हमारे यहाँ कि उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन ठीक है, कोविड के जो नियम है उसका सब पालन कर रहे हैं। ऊपर हॉल में भी मैंने देखा है कि सारे अपना मास्क वगैरह लगा के थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठे हैं। लेकिन अब ये ऐसा पर्व है कि हर आदमी जरूर आता है। आज कीर्तन कथा सुबह से चल रहे हैं, उसका निर्प्रवाह अभी तक चल रहा है। गुरु का लंगर शुरू हो रखा है और जो संगत यहाँ से कल माथा टेक के जाती है फिर गुरु के लंगर की तरफ जा रही है। कौन कौन मुख्य अतिथि यहाँ पे पहुँचे हैं? गुरुद्वारे में ज़्यादातर मुख्य अतिथि कोई नहीं होता क्योंकि पर्व ऐसा है। लेकिन हाँ, राज्यपाल जी ने आना था, वो क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है उसकी वजह से नहीं आ पाए। और बाकी जितने भी हमारे स्थानीय विधायक जो हमारे स्पीकर हैं वो आए, मेयर आई हैं और आप जो भी तो वहीं यूपी में कांग्रेस का महिलाओं को 40% टिकट देने का
प्रियंका गांधी के बयान के बाद अब राजनीतिक दलों में महिलाओं को अधिक मात्रा में टिकट देने का दबाव बना हुआ है। खास करके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली और देश के साथ उत्तराखंड में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के अंदर भी महिलाओं ने टिकट को लेकर अधिक दावेदारी की है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि महिलाएं सिर्फ वोटर ना रहें बल्कि उनको आगे नेतृत्व भी मिले। साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी में महिलाओं को मौके दिए जाते हैं। पंचायती चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में महिलाओं को आगे किया गया है, जिसमें कि सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। महिलाओं की भागीदारी समाज में भी है और चुनाव में भी है, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी 50% से ज़्यादा वोटर जो हैं आज महिला है, और उसका बहुत बड़ा रोल हर चुनाव में रहता है। तो महिला केवल वोटर के रूप में ना रहे, महिला को आगे नेतृत्व में मिले, वो आगे जाए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात का हमेशा ध्यान रखती है। और महिला को आगे बढ़ाने का, उनको आगे लीडरशिप देने का काम भी महिला करती है। तो वो काम लगातार यहाँ होता है। जिस प्रकार से हमारी पार्टी में आरक्षण हो, चाहे पंचायतों में हो, बाकी निकाय चुनाव में हो, सब में दिया है और उसमें अच्छा प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया भी गया है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ अब हम देखते हैं कि अब आने वाला चुनाव है तो उसमें भी कुछ अच्छी भागीदारी। तो वहीं चुनावी संग्राम शुरू होने के साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने चुनावी ताल ठोक दी है और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने खुद को जिताऊ कैंडिडेट करार देते हुए अल्मोड़ा सीट से फिर से टिकट का प्रबल दावेदार बताया है। चौहान ने दावा किया है कि 2017 में उनके द्वारा की गई चुनावी घोषणाओं में उन्होंने अब तक 100% कार्य पूरे कर दिए हैं। चुनावी घोषणा 2017 में जो मैंने की थी, आप सबके आशीर्वाद से वो सब पूरी हुई है। देखो, मैंने काम किया, जनता की सेवा की है, और जो सरकार जो चाहती है वो सरकार के निर्देशन पर मैंने सारे काम किए। जनता के साथ सबको मालूम है कि क्या क्या काम मैंने किए। पेयजल से लेकर के हो, रोड का निर्माण से लेकर हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हर मैंने काम किया है। और मेरी दावादारी भी बनती है और मेरा दावा भी पुख्ता दावा है, और मैं चुनाव मैदान में उतरूँगा और पार्टी मुझे निश्चित रूप से फिर चुनाव के मैदान में तो वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रशासन के तेवर सख्त हो गए और इसी के चलते लालकुआं में नगर पंचायत के कर्मचारियों ने नगर में राजनीतिक बैनरों को हटा दिया है। और इसके अलावा प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से भी राजनीतिक पोस्टरों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। बताते चले कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो वहीं राजनीतिक मशीनरी निष्क्रिय कर दी गई है। इधर लालकुआं नगर पंचायत का चार्ज संभाले हुए अधिशासी अधिकारी पूजा ने शहर में आचार संहिता की कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही मोर्चा भी खोल दिया है। उनकी अगुवाई में प्रशासन ने लालकुआं बाजार में लगे बैनर, पोस्टरों और होर्डिंगों को उतरवा दिया है। जैसा कि है, आपको भी अवगत है कि शासन ने मुझे यहाँ पंचायत का नेतृत्व करने का कार्यभार संभाला है, दिया है, मुझे दायित्व सौंपा है। तो मैंने यहाँ पे आके सर्वप्रथम जो चुनाव आयोग से जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई थी, हमारे आरओ द्वारा जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, उसके बेसिस पे टीम जो है तैनात कर दी गई है। अभी मुख्य मार्गों में और जितने भी हमारा, वैसे पंचायत का क्षेत्र काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत काफ़ी छोटा सा है, तो उसमें जितने भी बैनर पोस्टर लगे हैं, प्रचार की जो भी सामग्री जो लगी हैं, चाहे वो वॉल पेंटिंग्स हो, पोस्टर हो, यूनिपोल्स में हो, तो वो सब क्लीन कर रहे हैं आज मॉर्निंग से। वैसे कल इवनिंग से टीम हमारी तैनात है। और अगर जो व्यक्ति हैं, इंस्ट्रक्शन साफ दिए गए हैं कि चुनाव की गाइडलाइन का पालन करें सभी लोग, और अगर नहीं कुछ करते पाए गए हैं तो उन पर नियम अनुसार कार्रवाई का भी। तो वहीं चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है और सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग और पोस्टर हटाए जाने लगे हैं। तो वहीं इसी के क्रम में देहरादून नगर निगम की टीम ने होर्डिंग बैनरों को हटाया और फिलहाल टीम को निर्देश दिए गए कि कहीं किसी तरह के राजनीतिक पार्टियों के प्रचार से संबंधित सामग्री नजर नहीं आए। वहीं टीम को निर्देशित किया गया कि बैनर पोस्टर नजर आने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, अभी फ़िलहाल जो है कल रात से जैसे आचार संहिता लागू हो गया, तो कल 3:30 बजे से तत्काल ही हम लोगों ने जो है इस पर जहाँ जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट है, वहाँ सब पे प्रशासन की, नगर निगम की और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम एक्टिवेट हो गई थी।
और अभी सुबह से भी जो है नगर निगम की टीम्स, प्रशासन की टीम्स वहाँ पे जहाँ जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जहाँ जहाँ लगी हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्टर्स, बैनर्स इत्यादि, वो उतारे जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ डिफेसमेंट हुआ है वहाँ भी हम लोग जो है इंक से वहाँ पे हम लोग उसको मिटा रहे हैं। और ये कार्रवाई अभी लगातार चल रही होगी। नंबर 48 आवर्स में जो है सभी पब्लिक बिल्डिंग्स में और विद इन 72 आवर्स सभी प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी अगर उनके परमिशन के बिना लगाया गया है प्राइवेट बिल्डिंग्स में, तो वो भी उतार दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा होने के बाद से लगातार नगर निगम और प्रशासन की टीम एक्शन में है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से टीम को आदेश दिया गया है कि कोई भी प्रचार सामग्री नज़र नहीं आए, और अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि एक बार फिर से जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और उसके बाद से लगातार नगर निगम की टीम जो है वो एक्शन में है। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नगर निगम के द्वारा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को हटाए जाने के लिए अभियान चला दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान की तारीख घोषित की है, जिसके चलते प्रचार पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो वहीं इसके चलते प्रदेश में आचार संहिता लगाई गई है। नगर आयुक्त और आदर्श आचार संहिता नोडल अधिकारी अभिषेक रोहेला ने बताया कि 48 घंटे के भीतर शहर के सभी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स और अन्य तरह की चुनाव प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। इसमें जो आचार संहिता कल लगी है उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि प्रथम 24 घंटे में सभी जो सरकारी कार्यालय हैं उनको प्रचार सामग्री से मुक्त किया जाए यदि कहीं हो, और अगले 48 घंटे में यानी आचार संहिता से अगले 48 घंटे के अंदर हमें जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको जो भी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री इत्यादि अनधिकृत रूप से लगाई गई है वो सब हटवानी है, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट इत्यादि सभी। तो हमारी प्रत्येक विधानसभा में टीमें काम कर रही हैं और नगर निगम के स्तर से इसमें यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये सभी जो अनऑथराइज्ड प्रचार सामग्री जो लगाई गई है वो सारी हटा दी जाए और उसके बाद आचार संहिता का एक अच्छे तरीके से सभी दलों द्वारा पालन किया जाए और जो हमारे कर्मचारी हैं इसमें पूरा मनोयोग से प्रतिभाग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भी तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके बाद प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में निर्वाचन आयोग की टीम पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसएसटी सुपरवाइजर, बीएलओ की कोविड नियमों के तहत बैठक की गई, जिसमें जसपुर निर्वाचन मजिस्ट्रेट एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने समस्त बीएलओ, सुपरवाइजर, सेक्टर मजिस्ट्रेटों को चुनाव संबंधित जानकारियां देते हुए अधिक से अधिक मतदान कराने पर विशेष जोर दिया। साथ ही कहा कि 70 साल से ज़्यादा वर्ष के मतदाताओं और विकलांग दिव्यांगों को, साथ ही मतदाताओं को चिन्हित कर निर्वाचन कार्यालय में इसकी सूची दर्ज कराई जाए और मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए प्रेरित भी किया जाए। इस बार कोविड में नियमों की पालन कड़ाई से कराई जाएगी। आज यहाँ पर जसपुर विधानसभा में सेक्टर मजिस्ट्रेट, बीएसटी, एसएसटी, बीएलओ तथा सुपरवाइजर की यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कि उनको दिशा निर्देश दिए गए कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से कैसे हमारे एब्सेंटी वोटर यानी कि 80+ वोटर, पीडब्ल्यूडी वोटर तथा कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके यहाँ पर पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई है। तो उसी उसमें उनकी मीटिंग बुलाई गई थी तथा उनको एक प्रशिक्षण भी था कि किस प्रकार से ये पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं तथा हमारी जो टोल डी है वो किस आधार पर। तो वहीं बाजपुर कोतवाली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति पर सोशल मीडिया पे बजरंग दल
को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है और इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बाजपुर कोतवाली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, तो वहीं जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति पर सोशल मीडिया पर बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है। आज दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया के ऐप फेसबुक पर मोहम्मद सदन नाम की आईडी से चुनाव के विषय को लेकर और बजरंग दल को अपमानित करते हुए एक पोस्ट देखी गई। उस पोस्ट पर एक फैज़ल खान के नाम से जो आईडी है उसने कच्ची गालियाँ जो अपना संगठन है बजरंग दल, जो राष्ट्र हित में, समाज हित में, हिंदुत्व के रक्षण के नाते काम करता है, उसको अपमानित करने वाली शब्दावली लिखी है। इससे कार्यकर्ताओं के मन को ठेस पहुँची है और जो हिंदू समाज बजरंग दल के बहुत सारे धार्मिक आंदोलनों में और उसके काम में आस्था रखता है, उनके भावनाओं को भी ठेस पहुँची है। हमने आज बाजपुर कोतवाली पहुँचकर ऐसी मांग रखी है कि उनकी गिरफ्तारी। तो वहीं उत्तराखंड में जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस भी अपनी सख्ताई लोगों पर करने लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन ना हो या बिना मास्क के बाहर घूमते हुए पकड़े जाना, दोनों ही अवस्था में पुलिस लोगों का चालान काट जुर्माना वसूलने में लगी हुई है। आज दिन भर छुटपुट बारिश के बावजूद पुलिस ने शहर के कई चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान नियम तोड़ने वालों के बीच पुलिस की चेकिंग को देख हड़कंप मचा। कोई मास्क घर भूलने का बहाना करता नजर आया तो कोई मास्क गिरने की कहानी पुलिस को बताता रहा। ऐसे में पुलिस ने किसी भी बहाने पर विश्वास नहीं किया और चालान काट जुर्माना वसूल कर लोगों को चेतावनी दी। यदि बार बार नियमों का उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। तो खबर चमोली से है, जहां थराली पुलिस इन दिनों मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों को ढूंढ कर धरपकड़ कर रही है और यहां थाना थराली पुलिस ने थाना अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में देवाल से गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 300 ग्राम चरस बरामद की है। गिरफ्तार व्यक्ति देवाल विकासखंड के लवाणी का रहने वाला है और पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 45,000 आंकी गई है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नशा मुक्त चमोली के प्रयास में कल यानी 8 तारीख को थाना थराली क्षेत्रांतर्गत 2 अभियुक्तों को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में आज भी थाना थराली क्षेत्रांतर्गत एक अभियुक्त को 300 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। तो खबर रुद्रपुर से है, जहां लग्जरी कार से गांजे की तस्करी कर रहे 4 युवकों को STF ने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 3 प्लास्टिक के कट्टे में भरे 1 क्विंटल गांजा भी बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उक्त मामले का खुलासा आज SSP उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर ने किया है। साथ ही SSP ने SOG टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की है। बता दें कि SSP के निर्देश पर SOG टीम ने लगातार नशे के खिलाफ अपना अभियान चला रखा है, जिसके चलते आज ये बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस के हाथ और SOG के हाथ ये सफलता लगी है। आपको बता दें कि रुद्रपुर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां पर 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसके चलते 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो वहीं इस गिरफ्तार गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वहीं इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम को, SOG टीम को चुनाव के जैसे MCC चुनाव के संबंध में लागू हुआ, उसके बाद हमारे SOG ADTF टीम ईडू मोदी ग्राउंड है, उसके आसपास RFC गोडाउन के बाहर की चेकिंग कर रहे थे। इन्होंने एक XUV गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें कुछ संदिग्ध टाइप के लोग बैठे हुए थे। उनको चेकिंग करने के बाद और जो सीट के नीचे उन्होंने तलाशी की, देखा उसमें 3 प्लास्टिक के कट्टों में 1 कुंटल 525 ग्राम गांजा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 50
1 करोड़ रुपया जो है आंकी गई है, इसकी कीमत है, तो वो बरामद किया। उसके साथ साथ 6,000 रुपया, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। इसमें 4 लोग हैं, एक तो दीपक गायन है, तारक गायन है और राकेश कुमार है, राजेश मंडल, ये सब उधम सिंह नगर। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर से मौसम बिगड़ गया है और जिले में मौसम सर्द होता जा रहा है। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं सर्द हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग कहीं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग घरों में ही दुबके रहना मुनासिब समझ रहे हैं। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, उससे लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड के चलते बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, उससे लोगों की परेशानियां और बढ़ती नज़र आ रही हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से लोग परेशान हैं। कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बढ़ती ठंड के चलते लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ठंड ने जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के बीच लोगों की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है और पहाड़ों पर हो रही बारिश से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद अभी थम नहीं रहा था कि कल बरेली में हुई मुस्लिम धर्म संसद ने एक बार फिर से धर्म संसद को तूल दे दिया है। इस बार मौलाना तौरीक रज़ा के दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद घिर गए हैं और अब हरिद्वार के संतों ने तौरीक रज़ा को आड़े हाथों लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद के संयोजक रहे आनंद स्वरूप ने तारिक रज़ा पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखो, एक तो मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, धारयत इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है, और वह है केवल सनातन धर्म। सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। मुस्लिम एक राजनीतिक आंदोलन है, इस्लाम एक राजनीतिक आंदोलन है। तो वो तौकीर रजा भी जो एक आतंकवादी है, उसके ऊपर 20 से ऊपर 153 और आतंक फैलाने के तरह तरह के 295, 294, 505 के संगीन मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। और पहले से ही बरेली में जो दंगा हुआ उसमें ये मुख्य अभियुक्त था। तो आज से नहीं, हमने जो बात की वो आत्मरक्षा की बात थी। दूसरी बात, ये गृह युद्ध की धमकी, ये गीदड़ भभगी देना बंद करे। जब इनके अब्बा औरंगजेब हमसे नहीं लड़ पाए, जब इनके जो सहोदर अंग्रेज हमसे नहीं लड़ पाए, हम लोग उनसे लड़ करके उनको परास्त करके भगाए यहाँ से, तो इनका गृह युद्ध इनके अंदर डाल देंगे। इनकी हिम्मत नहीं है हम लोगों के साथ कुछ करने की। भभकी नहीं है, वे लोग जब मौका मिलेंगे तब कर लेंगे। मुझे पता है, जिस दिन हमने इस्लामिक जिहाद के ऊपर बोलना आरंभ किया, जिस दिन हमने अपने लोगों को जागृत करना आरंभ किया, उस दिन हमने समझ लिया था कि जब हमारे गलों में फूलों के हार पड़ रहे थे, तो हमें पता है इस पे गंडासा भी चलेगा, हमें पता है हमें गोली भी मिलेगी। किसका इतिहास नहीं है? स्वामी श्रद्धानंद का इतिहास आपके सामने। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती अंत में अन्य लाखों मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाने वाले, जब अंत में पटौदी खानदान को वापस लाने वाले थे, उससे पहले ही अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। हमें पता है हमारी हत्या होनी है, लेकिन अगर हमारे बलिदान से हिंदू जागृत होता है तो हम सब वो आपको बता दें कि धर्म संसद पर एक बार फिर से विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही धर्म संसद को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद एक बार फिर से बरेली में मुस्लिम धर्म संसद पर एक बार फिर से विवाद देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर साधु संतों ने अब नाराजगी जाहिर की है।
गया है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर खबर हरिद्वार से है, जहां जिला उपभोक्ता आयोग ने बहादुराबाद स्थित प्राइवेट अस्पताल जया मैक्सवेल पर उसके डॉक्टर पर 45,10,600 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के 5 लाख रुपए और अधिवक्ता की फीस 10,000, अल्ट्रासाउंड की फीस 600 रुपए और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 20-20 लाख रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने जय मैक्सवेल हॉस्पिटल और उसके प्रबंधक डॉक्टर संतोष गायधनकर के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज की थी और उसने अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड मैक्सवेल हॉस्पिटल में करवाया था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में डॉक्टर ने उनकी पत्नी को 30 सप्ताह 4 दिन की गर्भवती बताया था। तो वहीं आपको बता दें कि जबकि उनकी पत्नी 4 महीने की गर्भवती थी। अस्पताल से मिली गलत रिपोर्ट से उन्हें और उनकी पत्नी को मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंची, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कुंवर सेन और अन्य सदस्यों ने अस्पताल को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उन पर 45,10,600 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।